अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, सियाने कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि बाज़ औक़ात जज्बात में हम ऐसे अल्फाज कह जाते हैं कि फिर उन्हें हमें वापस लेना पड़ता है या फिर मामलात को संभालना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ आज अपोजिशन के साथ भी हुआ, जो फरते जज्बात में ये कह गए कि जनाब आप करके दिखाएं फिर OIC कॉन्फ्रेंस। यानी उनका ये कहना था कि स्पीकर को उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक और आईन और कानून के मुताबिक ही हाउस को चलाना होगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो उन्होंने धमकी दी कि वो धरना देकर ऐवान में बैठ जाएंगे। लेकिन उसके बाद अब से थोड़ी ही देर पहले एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है अपोजिशन का, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि OIC में आने वाले मेहमान वज़राए ख़ारजा को पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया है, खैर मकदम किया है उनका, और इसके साथ साथ इस बात का यकीन भी दिलाया है कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या बिल्कुल भी वक़ू पज़ीर नहीं होगा और बिल्कुल पुरअमन माहौल रहेगा। तो अपोजिशन ये एकदम इतना अच्छा बच्चा कैसे बन गई है, ये एक अहम सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कि आईनी और कानूनी मामलात क्या रुख इख्तियार करना जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हुकूमत अदालत में जा रही है, रुजू किया है आर्टिकल 43A की तशरीह के लिए, क्या उसका हुकूमत को फ़ायदा होगा या नहीं। मुनहरिफ अराकीन की वापसी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो खुशगुमान हैं, क्या वो वाकई उड़ते पंछी वापस लौट आएंगे या फिर अब उनकी उड़ानें बहुत आगे निकल गई हैं। इस हवाले से भी जानेंगे। हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी बसात चल रही है, किसकी जीत होगी किसकी हार, यही आज के प्रोग्राम का मौजू। आप सबको मैं कहती हूँ खुशामदीद, और पहले जाऊँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, बिलावल की ये धमकी सिर्फ स्लिप ऑफ टंग था, क्यों उन्होंने ऐसी बात कही, और फिर अब ये जो मुश्तरका एलामिया है, ये क्या कोई बेटर सेंस प्रिवेल की है या फिर किसी ने समझाया कि भाई अच्छे बच्चे बन जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो समीना इस बात में कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, पहली बात। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात इस अंदाज में नहीं थी कि वो वाकई ये चाहते हैं कि ना हो, बल्कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पे दबाव बढ़ाने के लिए ये बात की थी। प्रैक्टिकली वो भी ये शायद करना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दरमियान एक खामोश अंडरस्टैंडिंग होती है। उसकी मिसाल लें, आप पहले देख चुके हैं। IMF का मसला देख लें, आपको याद होगा। फिर कुलभूषण यादव वाला जो मामला था, स्टेट बैंक की कानून, इन सब कानून साजियों पे आपने देखा अपोजिशन ने खामोशी के साथ अच्छा बच्चा बन के तो सारे ये मामला हल करवा दिए। क्यों? उसकी बुनियादी वजह ये है कि बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक रियासती मफादात से होता है, और उन रियासती मफादात पे कोई भी नहीं ये चाहता, ना हुकूमत चाहती है ना अपोजिशन चाहती है कि कोई उसमें रियासत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसीलिए अब भी मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ एक ऐसी बातें थी, लेकिन उसका जिस अंदाज में वो बात हुई और जो उसका इम्पैक्ट आया, तो अच्छा हुआ कि अपोजिशन ने फौरी तौर पे उसको अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद उन्होंने जो मुश्तरका एलामिया जारी किया है, असल तो अहमियत इस एलामिया की, और इस एलामिया में ना सिर्फ उन्होंने उन्हें वेलकम कहा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह से भी उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, और इस मौके पे उन्होंने ये कहा कि ऐसे हालात भी नहीं होंगे जो इस कॉन्फ्रेंस पे असर अंदाज हो। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, बर वक्त अपोजिशन ने एक अच्छा काम समझदाराना फैसला किया। हिलाली साहब, ये आपको लगता है कि अब मामलात इजीली, आसानी से, पुरअमन तरीके से वोटिंग की तरफ जाएंगे OIC के बाद, या फिर बीच में आपको लगता है कि जैसे इन्होंने ये धमकी दी है, दोबारा से कोई हंगामा आराई वगैरह का सीन हो सकता है ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस? ये वाकई बड़े बचपना का हरकत था, और ये जो उन्होंने कहा है कि OIC को हम सैबोटाज करेंगे, ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान ने कहा है कि हम सैबोटाज करना चाहते हैं OIC। तो क्या ये मीटिंग जो हिंदुस्तान सैबोटाज करना चाहती है इसलिए कि हुर्रियत को बुलाया जा रहा है, तो आप भी सैबोटाज करना चाहते हैं? और फिर बाद में आपको ख्याल आया कि आपको शायद ये कहना नहीं चाहिए, और आपके दूसरे जो लोग हैं, पार्टीज हैं, एक ने आके कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो देखिए गुड कॉप जो हूँ, मैं शहबाज शरीफ, मेरा भाई बैड कॉप है, मैं गुड कॉप हूँ, हर वक्त मैं तो फौज के साथ दोस्ती बढ़ाता हूँ।
और फिर मौलाना साहब ने भी कोई उनका कोई पहले दफ़े उन्होंने थ्रेटन वेटन नहीं किया और फिर ये स्टेटमेंट आना शायद एक दो लोग पढ़ लेंगे, मगर दिस वाज वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल। और ये बताता है कि इन लोगों के पास सोफिस्टिकेशन और मैच्योरिटी नहीं है इस मुल्क को चलाने। मगर ये बात नहीं है, ये पैनिक क्यों हुआ, ये इनका कंपोजर और बैलेंस क्यों हिल गया है? वो इसलिए हिला है कि ये जो वापस जा रहे हैं, ये राजा रियाज और नूर आलम बड़े बड़े बातें तो कर रहे हैं, मगर उनके कंस्टिट्यूएंसी में जैसे वो पहुंच रहे हैं, वो देख रहे हैं किस किस्म का रिएक्शन है। और उनके कंस्टिट्यूएंसी का लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर तुम लोग पीटीआई के खिलाफ थे और तुम्हारे वजह थे तो इस्तीफा दे के खिसक जाते। ये क्या है कि तुम जाके उनके साथ पार्लियामेंट में बैठ गए? ये क्या है कि अब लोग कह रहे हैं कि हमारा जो एमएनए है वो पैसे खाया है? राइट, ये क्यों किया? माने तो रिएक्शन की वजह से ऑपोजिशन को भी ये शक है कि ये लोग वापस हो सकते हैं, इसलिए आपके ख्याल से बिलावल ठीक। अच्छा, एक ये वजह, एक तो ये वजह है, बहुत वजह हैं, 3-4 और वजह हैं। जल्दी से मैं आपको, अगर आप सुनना चाहती हैं, मैं बता देता हूं। उन्होंने डिस्कवर किया कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ आ गया है। हाय हाय, जब उन्होंने पहले ये फैसला किया वो नहीं था। तीसरी बात है कि वो देख रहे हैं कि इमरान खान गया रिंग रोड खोलने के लिए और ऐसे रिलैक्स मूड में जोक कह रहा था, कहता है ये नॉटी बॉयज हैं, ये वापस आ जाएंगे, हंस रहा था। भाई ये कंपोजर इतना जल्दी, खुशी और गुड बोनोमी ऐसे कैसे वापस आ गया? हाय हाय, क्या हुआ होगा वो रात की मीटिंग में आर्मी चीफ और मीटिंग वाले मामला है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल सही है जी लाली साहब। फिर उधर से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि तरीन ग्रुप और अरीम ग्रुप के साथ जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो एक मुराद कर रहा है। और ठीक है लाली साहब, आपने तो मेरे प्रोग्राम का सारा रनडाउन ही खोल दिया है। अब मेरे पास तो आपने कोई सरप्राइज ही नहीं छोड़ा। चलिए मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ, डिटेल में बात करते हैं। वजीर और हिलाली साहब के दोस्त भी हैं, अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा और सिंध के उनके प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करते हैं और जो सारी पॉलिटिक्स चल रही है उसके हवाले से वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो ये ऑपोजिशन का जो मामला है, जिस पर पहले हमने देखा कि जी बड़ी थ्रेटन किया उन्होंने, धरने वगैरह का इंदिया दिया, और फिर उसके बाद अब उन्होंने बहरहाल उसको ओवरकम कर लिया, सिचुएशन को वेलकम कर रहे हैं ओआईसी के गेस्ट को। तो ये अचानक से तब्दीली क्यों आई है आपके ख्याल से? मैं कहूँगा तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। नहीं, कोई मैसेज आपने भिजवाया तो नहीं है स्ट्रॉन्ग वाला मैसेज के अच्छे बच्चे बन मेरा जाओ? कोई मेरा नहीं, देखें मेरे ख्याल में थोड़ी सी, अगर आप पिछले 2 हफ्ते की जब से ये कहानी शुरू हुई है निकाल लें, हमने तो पहले दिन से यही कहा है। मैंने हिलाले साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन खान साहब तो पहले दिन से ही कभी उन्होंने तो कोई घबराहट का या किसी भी हमारे लोगों ने कोई घबराहट का मुजाहरा तो नहीं किया। हाँ, हमारे लोगों में गुस्सा बहुत है और जिसका अफसोसनाक जो गुस्सा है वो कल नज़र आया टीवी पे वो, लेकिन गुस्सा बहुत है। लेकिन परेशानी तो हमें कोई नहीं थी, हम तो विन विन में बैठे हुए हैं। आप सिर्फ ये बताएं कि अगर सामने कोई होता ना, कोई तगड़ा आदमी होता ना, ईमानदार आदमी होता, कोई तगड़ा आदमी होता, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई अगर नज़रिए की बैटल होती तो फिर आदमी ज़रा सोचता भी कि यार ये सामने टीम स्ट्रांग है और मतलब इनके पास कुछ ना कुछ है। अब आप ये बताएं कि एक तरफ है इमरान खान, जिस खुददार आदमी, ईमानदार आदमी, इंटेग्रिटी अनक्वेश्चनेबल, जो पाकिस्तान को नक्शा दुनिया में, और जफ़र भाई तो आपको पता है वैसे भी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस को मेरे ख्याल में टीवी पे जितने भी आते हैं सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड है। एक दुनिया के अंदर एक फुटप्रिंट पाकिस्तान का आ गया वो, और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी, जिसके ऊपर मूवी बनी प्रिंसेस एंड द, जिसके ऊपर सेनेट, यूएस सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की पूरी रिपोर्ट्स है किस चीज़ पे? मनी लॉन्ड्रिंग पे। ओ जी शहबाज शरीफ कौन? जिनके भाई वजीर आजम थे और वो अब आज तक हिसाब नहीं दे सके अपार्टमेंट्स का। वो कभी कैलवरी फॉन्ट होता है, कभी कतरी खत आता है, कभी कुछ होता है, डिस्क्वालीफाइड, मुल्क से भागे हुए झूठ बोल के। और तीसरा उनका पार्टनर, वो मैं ना भूल जाऊं तीसरे से पहले, मकसूद चपरासी,
और ऐसे बहुत सारे लोग जिनके अकाउंटों से पता नहीं कितने करोड़ों और अरबों रुपए निकल गए। और तीसरा वो फजलुर रहमान जो कि मदरसे के बच्चों को ले जाके, और चलिए ये तो आपकी सारी बात सही मान लेते हैं अली साहब, लेकिन ये तो बताए ना विन विन सिचुएशन आपने कहा कि विन विन सिचुएशन है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही आपकी ये काउंटिंग की कि किस तरह विन विन सिचुएशन है। आपके ये बंदे आप शो कॉज करके उन्हें डिस्क्वालीफाई करवाएं या ऑपोजिशन उनको हॉर्स ट्रेडिंग करके साथ ले जाए, इन एनी केस आप लोग तो मेजॉरिटी लूज करते हैं, तो विन विन सिचुएशन कैसे होगी? मैं अगर अपनी बात खत्म कर लेता, आपने मुझे, शायद आपको फजलुर रहमान अच्छा लगता है इसलिए आपने फजलुर रहमान की बात खत्म कर दी। मैं तो चाह रही थी बचा लूं। मैं जरा उनकी पूरी बात कर लूं ना कि वो क्या करते हैं और लोग उनको कैसे जानते हैं। अगर आपका ये लाइव शो है तो लोग जो देख रहे हैं उनको बोलें गूगल खोल के लिखें तो आपको समझ आ जाएगा मौलाना के आगे जो एक लफ्ज लिखा आता है उससे तो सब मना कर रहे हैं, अब आप लोग फिर भी मना नहीं हो रहे। नहीं, मैं गूगल नहीं कंट्रोल करता, मैं बड़ा छोटा सा एक आदमी हूँ। गूगल तो एक दुनिया का इतना बड़ा, गूगल को तो नहीं कोई कंट्रोल कर रहा। एनीवेज, तो वो जो आता है वो आप देख लें। तो जहां तक आपने बात की लोग छोड़ के चले गए, देखें ये कोई इंसान की तारीख में पहली दफा तो हुआ कोई नहीं है। यूट्यूब रूटस भी आपको याद होगा, और अगर आप मुसलमानों की तारीख देख लें तो फिर आपको टीपू सुल्तान, मीर जाफर, मीर सादिक भी याद होंगे। उससे पिछले पहले चले जाए तो कूफी भी याद होंगे जिन्होंने खत लिखा। मतलब ये तारीख जो है ये बड़ी लंबी है। और इसीलिए जो इस्लामाबाद में 27 को जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, उसकी थीम ही अमर बिन मारूफ है। उसका क्या मतलब है कि अच्छाई को अपनाओ और बदी को रिजेक्ट करो, बदी से लड़ो, बदी को दूर करो। अब तो हमारे लिए विन विन ऐसी है कि हमने तो कोई फायदे नहीं उठाए हुए वजीर बन के, हमने तो कोई मल्टी मिलियन डॉलर्स नहीं कोई कमाए हुए, हम उन्हीं, बल्कि हमारा तो हाल उल्टा खराब हो गया। बिकॉज वजीर की, आपको पता है कि वजीर की तनख्वाह होती है 2.25 लाख रुपए, और अगर किसी की सेविंग अकाउंट ना हो या कोई सेकेंडरी इनकम ना हो तो आपकी जो तबाही है। तो हमारे तो कोई ऐसी चीज नहीं। और हमारे यहाँ ये है कि अगर किसी पे इल्जाम या उंगली उठती है तो हम सारे खुद कहते हैं कि जी आप क्लियर करा के फिर आ जाए। सो देयरफॉर हम तो बड़े क्लियर हैं, हमने तो लॉ इन्फोर्समेंट को इस्तेमाल कभी अपने फेवर में किया नहीं है, ना किसी ऐसी एजेंसी को किया है, ये तो इनका काम है। तो ये जब निकले थे विन विन इसलिए था कि इनको देख के पूरी जो हमारे लिए एक हमारे ऊपर एक शायद उठता था कि जी महंगाई हो गई, ये लोगों को समझ नहीं आती थी कि ग्लोबल इन्फ्लेशन है। अब वो सारे के सारे कहते जी जो हम उस वक्त देख रहे हैं ना सर्ज पब्लिक के अंदर अक्रॉस द कंट्री, हमदर्दियां आपको ही मिलेंगी, भले वो आप जीते या हारे वोटिंग में, ठीक है। वो तो हमारे लिए बड़ा अच्छा कर दिया उन्होंने, ठीक है। इमरान साहब बड़ा अच्छा उन्होंने कर दिया हमारे लिए, राइट। अलीज़ैद साहब, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ, बड़ा शुक्रिया आपने आज बड़े अरसे के बाद अब हमें टाइम दिया इस प्रोग्राम में। लेकिन मैं जानना ये चाहूँगा कि आप जितने माशाल्लाह पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं और जिस तरह पुरएतमादी से बात कर रहे हैं, अगर इतनी ही हकीकत में पुरएतमादी है तो फिर क्यों बाज़ हल्कों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपनी पार्लिमानी कमेटी का, पार्लिमानी पार्टी का इजलास क्यों नहीं बुलाते? क्या ऐसा तो नहीं कि आपको ये है कि उसमें मजीद कुछ लोग लोटे ना हो जाए? देखें, जो मर्जी जो कहता रहे, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो हमने बनानी है। किसी बाहर वाले के कहने पे तो कभी हमने कुछ नहीं किया। तो हमारी डेली मीटिंग होती है, रोज मीटिंग होती है जो कोर ग्रुप है उसकी, और उसमें हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो कोई भी ऐसी चीज हम नहीं करेंगे जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। अब मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूं उसकी। 400 पुलिस वाले एसएसयू के उठा के ले आए यहाँ पे, 300 लाए हैं, 70 मार्च में आए थे, 30 पहले से होते हैं। गेट बंद कर दिया है सिंध हाउस का, अंदर पता नहीं बैग्स ऑफ मनी और व्हाट नॉट। वो आपको जफर भाई भी बता देंगे कि क्या क्या चीजें तमाशे, और इमरान भाई आपको भी पता ही होगा और आपके सुनने वालों को भी पता है। इंसेक्ट ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग तो मैं इसको कहता नहीं, घोड़ा तो बड़ा अच्छा जानवर होता है, ये कीड़े मकोड़ों की ट्रेडिंग। इंसेक्ट ट्रेडिंग इंसेक्ट ट्रेडिंग जो है वो हो रही है दबा के। हाँ, आप मुझे ये बताएं कि ये जो अगर हम चाहते, फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास है, FIA हमारे पास है, रेंजर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आती है, कैपिटल पुलिस हमारे पास है। अगर हम सिर्फ एक चीज करते, एक चीज कि जनाब अगर इनको इतना डर है तो हम चारों तरफ से कैपिटल पुलिस और रेंजर्स को कहते हैं कि जी सिंध हाउस का घेराव कर ले, ना कोई अंदर जाए ना कोई बाहर जाए, जी बड़ा खच्चा है अंदर रहने वालों को, इनका तो बाटा
हमने कभी भी पूरी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में और गवर्नमेंट के अंदर कभी भी स्टेट की मशीनरी को पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन या पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लोग तो ये भी कहते हैं जी आप फेडरल गवर्नमेंट है, आप उठा के बंद कर दें। हम पॉलिटिक्स नहीं कर, लेकिन गवर्नर रूल की बात तो हो रही है जैदी साहब। देखिए वो शेख रशीद साहब हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था और उन्होंने बिल्कुल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और जो मीटिंग्स होती है उसमें भी कहा कि अगर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो स्टेट का apparatus, स्टेट मशीनरी, स्टेट की पुलिस, आपकी मेरी और सब दुनिया वाले जो देख रहे हैं, उनके टैक्स पेयर के ऊपर जो स्टेट की लॉ एनफोर्स, सारी स्टेट की चीजें इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिक्स को चमका, अपने पॉलिटिकल मोटिव्स हासिल करना चाहते हैं। और वो पॉलिटिकल मोटिव्स भी गैर कानूनी है, क्योंकि सारे जितने बैठे हुए हैं वहां पे और उनके जो खास तौर पर लीडरान हैं, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी साहब हों जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे वो ये जो दूसरे वाले ये जो जहाज इनकी कंपनी है नून लीग के खाकान अब्बासी साहब हो, जो मर्जी हो, वो सारों के बयान आप पहले दिखा चुके हैं, आप दिखा सकती हैं, आपके पास आर्काइव्स में नहीं है, मैं आपको भी व्हाट्सएप कर देता हूं, आप चला लीजिए कि जी वो देखें हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी है, खुद अब सारे वो कर रहे हैं आपस में मिल बैठ के। वह ये इस तरह के लोग हैं, तो हमने उसके लिए खैर देखना होगा कि आइन क्या कहता है। लेकिन हिलाली साहब भी कोई सवाल करना चाह रहे हैं। एज टाइम कम्स होती रहेगी, हम पब्लिक के लोग हैं, हम अवाम में गए हैं, अवाम से रब्ता कर रखते हैं, हम अवामी लोग हैं, हमारा कोई ये वीआईपी कल्चर नहीं है हमारी हुकूमत में। अली ज़ैदी साहब बड़ी अच्छी बात आपने की कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से कहते थे, लेकिन अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है कि जब आप सेनेट के इलेक्शन हुए थे और जब आपको वोट मिलते थे तो आप भी उन्हें ज़मीर की आवाज़ करार देते थे, वो भी फुटेजेस लोगों के पास मौजूद हैं। तो क्या उस वक्त अगर ये ज़मीर की आवाज़ थी तो आज क्यों ये सिर्फ ज़मीर की आवाज़ नहीं है? जी अली ज़ैदी साहब से रब्ता करते हैं, शायद वो सुन नहीं पा रहे। लेकिन हिलाली साहब आप भी शायद कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, वो जब लाइन पे होंगे हम आपको थ्रो करेंगे बिल्कुल। लेकिन आपसे मैं ज़रूर एक सवाल करना चाह रही हूँ कि ये लोग जो सिंध हाउस से बरामद हुए हैं, अगर अभी तो इन्हें शो कॉज दे दिया गया है पार्टी की जानिब से, अगर ये वापस आते हैं तो क्या इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आपके ख्याल से पीटीआई को? बिल्कुल, उन्होंने वादा किया है कि तुम वापस आओ, नोटी बॉयज वापस आओ, माफी मांग के आ जाओ। खुद कहा है इमरान खान लीडर, अब क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन जो इतना कुछ इस दौरान उन्हें कह रहे हैं और फिर खुद भी उनको आइडिया हो गया कि ये लोग कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, तो ट्रस्टवर्दी रहेंगे क्या वो? देखिए, ये कहना ट्रस्टवर्दी, एक दफे आदमी गलती करता है, हर आदमी का हक होता है कम से कम एक गलती करें। एक गलती के बाद अगर वो माफी मांग ले तो आप वो सुधर गया, वो समझ गया है, और आप भी, आपका भी एक लिहाज से फर्ज है। हमारा क्या कहते हैं, हमारे मजहब कहता है कि फॉरगिवनेस अच्छी चीज है, सब ले लेना चाहिए वापस, दुनिया में है, माफ करो। अच्छा अली ज़ैदी साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं, हिलाली साहब वो आपको होपफुली सुन भी पाएंगे, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई थिंक आप बात करना चाह रहे थे जी। हाँ, अली ज़ैदी साहब, मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे आपको पता है बहुत सारा माल जो है वो ये जो प्रोसेशन गया था कराची से पुलिस वालों समेत, बहुत सारा माल इस्लामाबाद पहुँचा। और उसके बाद आपको यकीन करें, मैं अब आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि एक साहब, चीफ मिनिस्टर साहब जो थे, जो आज तक उधर थे, आज ही वो वापस आ गए हैं। और समझिए वो पहुंचे ही नहीं थे कि एक दफे और उनको बुलावा आ गया है। तो लोग कह रहे हैं कि खेप कम हो गई है और ज्यादा ले जाने का बंदोबस्त हो रहा है। तो आप कहते हैं कि आप घर नहीं तलाश करते, जहाज की तलाशी ले लें, अगर हो सके तो देख ले क्या है भाई। वो जा रहे हैं और आ रहे हैं, एक दिन में दो फेरा मार रहे हैं, they've run short of something। जी ज़ैदी साहब, अब ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे आई हैव नो आइडिया जफर भाई कि व्हाट दे हैव रन शॉर्ट ऑफ। गेस मैं कर सकता हूँ कि शायद और भी बड़ी सारी चीजें हैं वो जो रन शॉर्ट कर सकते हैं। वो शायद चीफ मिनिस्टर की, जो जब तक वो सीएम है मौसूफ, क्योंकि आपको पता है ना कि उनके ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर भी केस लगा हुआ है, एग्जैक्टली द सेम केस जिस केस पे सेनेटर फैसल वाडा को डिस्क्वालीफाई किया था, एग्जैक्टली द सेम केस
मुराद अली शाह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और इंशाल्लाह जल्द उसकी हियरिंग होने वाली है। तो एनीवेज वो करते रहे। बाय द वे और भी इनके ऊपर केसेस हैं, वो सिंध हाई कोर्ट में स्टे पे डेट नॉट स्टे, डेट पे डेट दी जा रही है। वो शाजिया मरीज जो है उनकी फेक डिग्री का केस है, उनके एक मुकेश साहब है, मुकेश चावला, उनकी फेक डिग्री का केस है। ये तो बहुत सारों के ऊपर बड़े दूसरे क्रिमिनल केसेस हैं उनकी जो एमपीएस हैं। प्रूफ तो होते नहीं है मिनिस्टर साहब, क्या करें? उनके नाम है। इमरान साहब तो बहुत इस बात का गिला करते हैं कि कभी ये प्रूफ नहीं होते। अब मैं भी इसके ऊपर बात कर लेता हूं। चलें, आपने अगर टॉपिक छेड़ दिया, देखें वॉर फुटिंग पे ना हमने कुछ किया भी है। वो हमारा क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म वो कैबिनेट से होके वो सीसीआई में चला गया। अब इंशाल्लाह जब अगली पार्लियामेंट होगी सेशन, जब हमारे बिल्स आएंगे तो ये उसमें होगा कि फास्ट ट्रैक करने का। हमारे यहाँ का जो जुडिशियल प्रोसेस है ना वो काफ़ी स्लो है। यानी 50 आदमी का अगर आपने विटनेस बॉक्स में बुलाना है तो 50 पहले विटनेस करेंगे प्लेंटिफ या वाले, फिर 50 डिफेंस करेगी, तो वो बहुत लंबा चलता है। लेकिन देखें अदालत में जब भी प्रूव वो हो जाएगा, वो भी माने यहाँ पे सौलत मिर्जा को फांसी देने में भी कई साल और साल लग गए थे जबकि वो एक्सेप्ट करा था। यहाँ ये वो जगह, यहाँ का सिस्टम में थोड़ी इतनी वीकनेस है, इतना फ्लॉ है कि एक साहब जो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैंने इतने लोगों को कत्ल किया, वो 17 केसेस में बरी हो गए, लेकिन उनके ऊपर भी और केसेस है जिनकी जीआईटी मैंने निकाली थी। सारों के पास सबको पता है कि उन्होंने वीडियो के ऊपर क्या एविडेंस दी है। तो ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम गिव अप कर जाएं। हमने तो अपनी बैटल कॉन्स्टेंटली, देखिए बैटल जो जंग है ना जो बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वो चलती रहेगी। आपने इंसान ने डिसाइड करना है कि आपने लाइन की किस तरफ खड़ा होना है। ये तो आपके अपने ऊपर है, आप राइट पे खड़े होना चाहते हैं या रॉन्ग की साइड पे खड़े होना चाहते हैं, ये तो इंसान के ऊपर होता है। इसलिए अल्लाह ने आपको अकल दी है। देखिए ना, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। एक थोड़ी सी, अगर जफर भाई, क्योंकि ये पढ़ा लिखा प्रोग्राम है तो पढ़ी लिखी ऑडियंस है, तीन है ना, इंसान, हैवान और फरिश्ता। इंसान को अशरफुल मखलूकात कहते हैं क्योंकि एक बड़ा बेसिक फर्क है कि हैवान को जरूरत होती है लेकिन अकल महदूद होती है। यानी कि अगर किसी जानवर को प्यास लगती है तो वो कहीं का भी पानी पी लेता है, वो ये नहीं देखता कि साफ है और साफ नहीं है। फरिश्ते को अकल है लेकिन जरूरत नहीं है। यानी कि अगर फरिश्ते को कहा गया कि सजदे पे बैठ जाओ तो वो सारी जिंदगी अल्लाह को सजदे करते रहेंगे, लेकिन उनको प्यास नहीं लगती, उनकी जरूरत कोई और नहीं होती। इंसान को जरूरत भी दी है और अकल भी दी है कि अगर प्यास लगे तो साफ पानी पियो। इसलिए आप अशरफुल मखलूकात हैं कि आपको असर हो गया है माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब की तकारीर का हम देख सकते हैं उनके लोगों के अंदर। लेकिन जैदी साहब, थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स पे वापस आना चाहूंगी। आप लोगों ने, जाहिर है आपकी स्ट्रेटेजी है, तो आपको बता रहा था एकदम सब। आप चलिए, थोड़ा वक्त हमारे पास महदूद है तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा चीजें कुछ सामने आ जाएं। एकदम तो ज़ाहिर आप सारी स्ट्रेटजी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन कुछ तो हमें हिंट दें। आप भी कह रहे हैं कि उनके पास कोई ट्रम्प कार्ड है, गवर्नर साहब ने भी कहा है प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है। तो क्या अब कोई अदालत से आप लोग हेल्प लेने जा रहे हैं, तो वहाँ से कोई आपको उम्मीद है? क्या वो ट्रम्प कार्ड किस साइड का हो सकता है? कुछ थोड़ा उसका हिंट तो दे दें। देखें जी, स्ट्रैटेजी होती है दो। एक स्ट्रैटेजी वो होती है जो मूव होती है, जो पब्लिकली की जाती है, जो सारी दुनिया के सामने रख के की जाती है। जैसे कि ये हम जो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से में अपना वो उनका ओपिनियन लेने। और एक स्ट्रैटेजी होती है जो बताई नहीं जाती, जो ठक करके इंप्लीमेंट की जाती है। तो जो स्ट्रैटेजी आपको पता है आप उसी पे रहें। जो स्ट्रैटेजी और ट्रम्प कार्ड और वो तो कभी भी नहीं, पत्ता तो उल्टा रखा होता है ना, वक्त आने पे सीधा होता है। तो वो स्ट्रैटेजी जब सीधा होगा पत्ता फिर आपको सब। रेजिग्नेशन का -1 का कोई ऑप्शन नहीं है। बहरहाल इन्होंने अपना खोल दिया। पहले मैं एक चीज आपको टोटल क्लियर कर दूं, एब्सोल्युटली क्लियर। जो -1 जो है ना, वो तहरीक इंसाफ की किसी किताब में नहीं है। टिल द टाइम, और अल्लाह ताला उनको लंबी से लंबी जिंदगी दे ताकि वो मुल्क ठीक कर सके। टिल द टाइम इमरान खान इज ब्रीदिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको बहुत लंबी उम्र दे, देयर इज नो -1। ये क्लियर हो जाए, बाकी जो मर्जी जो बोलता रहे। ठीक। और इसके साथ साथ रेजिग्नेशन का भी कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं सोच रहे ऐसा भी? किससे रिजाइन करना है हमने? प्राइम मिनिस्टर साहब का। देखिए हम क्यों भाई, उन्होंने अपना एक आईनी
कॉन्स्टिट्यूशनल, एक सेकेंड, आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल उनका एक मूव थी उनकी, जो उन्होंने कर सकते थे वो करे, उन्होंने कर ली। उन्होंने कहा जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे, उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं, उनकी आईनी हक। हम जो भी करेंगे कानून और आइन के दायरे में रह के करेंगे, और पैरेटस को अपने पॉलिटिकल के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अली ज़ैदी साहब, जब वो आईनी और कानूनी आप खुद मान रहे हैं कि अपोजिशन का हक है, तो फिर स्पीकर साहब कौमी असम्बली का इजलास क्यों नहीं बुलाते? बुला लेंगे जी, वो भी बुला लेंगे, बुलाना तो है ना। अभी तो कानून के अंदर ही रह के वो डिसीजन ले रहे हैं ना, कानून से बाहर तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे, तो बुला लेंगे। लेकिन इस पे मैं आपसे ये फर्दर जरूर पूछूंगी कि जो उनके इख्तियारात हैं, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, बात को थोड़ा सा जी जरूर चले ब्रेक ले लें आप, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, फिर तफसील से इस पे बात कर लेते हैं स्पीकर वाले मामले के ऊपर। छोटा सा ब्रेक नाज़रीन आते हैं। स्पीकर मुतनाज़ बयानात क्यों दे रहे हैं, उनके इख्तियारात क्या हैं, इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। फेडरल मिनिस्टर अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर उन्हीं की तरफ जाएंगे। स्पीकर की बात हो रही थी अली ज़ैदी साहब, और बड़े ज़्यादा ही उन्होंने जानिबदाराना स्टेटमेंट्स दिए हैं, और इससे लोग बड़ा एतराज़ कर रहे हैं कि स्पीकर का ओहदा बड़ा गैर जानिबदार होना चाहिए। फिर वो ये भी कहते हैं कि जब दिल करेगा बुला लूँगा। तो आप समझते हैं कि ये बात मुनासिब है उनके कहने की? देखें, स्पीकर कैसे स्पीकर बने थे, इलेक्शन लड़के वो मेंबर बने नेशनल असेंबली के, और नेशनल असेंबली ने फिर उनको इलेक्ट किया स्पीकर। वो स्पीकर बने नेशनल असेंबली के एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होके। अब वो वहां पहुंच के उनका रोल है बिल्कुल न्यूट्रल रहना, तो वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, लेकिन आप ये तो उनको डिक्टेट नहीं कर सकते कि उन्होंने कब बुलाना है कब नहीं बुलाना। उनके पास भी एक स्ट्रैटेजी होगी, वो जब बुलाना चाहेंगे बुला लेंगे। आइन तो ये ऑपोजिशन कौन होती है डिक्टेट करने वाली? आइन तो आइन कहाँ, ये कहा कह रहा है कि आइन, ये आइन में, अच्छा अभी तक उन्होंने कोई आइन के खिलाफ बात की है? अगर उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर में बुलाऊंगा तो आइन के खिलाफ वर्जी तो नहीं की। वो आइन ने जो उनको टाइम दिया उसके अंदर बुला लेंगे। नहीं, लेकिन आइन तो ज़ैदी साहब आइन बिल्कुल डिक्टेट करता है जी। आइन कहता है 14 दिन के अंदर बुला लें, तो 21 तारीख को शायद 14 दिन पूरे नहीं हो जाएंगे, तो 21 तारीख को बुला लेंगे। नहीं तो उससे पहले देखिए आज 21 तारीख में कितने दिन रह गए। माइंड गेम खेल रहे हैं आप लोग। और एजेंडा जो है, हाँ जी, नहीं भाई, हमने आपसे कहा कि हम ना हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, ना लोगों के ऊपर कोई फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, ना इस तरह कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी जो होगी। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना मिनिस्टर साहब, कल की मुलाकात के बाद कुछ ज्यादा ही आप लोग ना, मुझे वो लग रहे हैं रिलैक्स। आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़े कूल एंड काम थे। कल कौन सी एक अहम मुलाकात हो गई है जिसके बाद आप लोग इतने शांत हो गए हैं? मैं चले आपसे एक आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि ये जिस दिन ये बेबी जरदारी साहब यहाँ आए थे, अपना वो सब लेके 2500 लोग लेके, जिसमें से बड़े सारे पुलिस वाले और ड्राइवर और सब थे, जो उन्होंने डी चौक पे जलसा किया था, उस दिन से लेके आज तक, उस दिन 2 घंटे का 1 मिनट शो किया था। उसके बाद से जितने शो देख ले, और हमारे और स्पोक्स पर्सन की भी देख ले, खाली मेरे नहीं किसी के भी, आपको कोई परेशान कभी नजर आया है? हम तो रिलैक्स्ड हैं। अच्छा, परेशान होने की जरूरत क्या है? 172 उन्होंने लेके आने असेंबली में, ले आए। अच्छा ज़ैदी साहब, ले तो वो आएंगे, लेकिन आप बार बार जो कहते हैं कोई माइका लाल आगे दिखाए, तो फिर उन्हें आप धमकियां भी तो देते हैं। ये छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि इत्तेहादियों के साथ क्या करने जा रहे हैं? इत्तेहादी आज भी हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, PMLQ के 2 मिनिस्टर्स हैं, और बड़ी वजारतें हैं। चीमा साहब के पास हाउसिंग की मिनिस्ट्री है। मैं जिस घर में बैठा हूं वो निकाल सकते हैं मुझे, क्योंकि वो मिनिस्ट्री, ये घर भी हाउसिंग मिनिस्ट्री में आता है। मोनिस के पास, ये वैसे आपने बिटवीन द लाइन अच्छी बात कही, वो चाहे तो निकाल सकते हैं आपको। ये वैसे बिटवीन द लाइन अच्छी बात कह दी आपने। नहीं, मैं बिटवीन द लाइन नहीं, उनके पास हाउसिंग मिनिस्ट्री है जी। हाँ जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग कोई अप्लाई करता है ना मिनिस्टर आके कि भाई मैं मिनिस्टर बन गया, मुझे कोई घर दे दो, मिनिस्टर्स इनक्लूड। लेकिन इत्तेहादी भी कुछ न्यूट्रल नहीं हुए है ना।
इत्तेहादी भी कुछ। मिनिस्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं अगर दोबारा हमारे आपसे बात हो सके, लेकिन अभी तक आपने जो वक्त दिया बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक एक कमेंट जरूर लूंगी, हिलाली साहब से भी, इमरान साहब से भी, और फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। पहले हिलाली साहब की तरफ। हिलाली साहब, परवेज खटक साहब का जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राब्ता हुआ है और उन्होंने भी उन्हें कहा है कि कोई भी फाइनल फैसला करने से पहले एक दफ़ा हमसे ज़रूर आप बात कर लें। आपको लगता है कि दोबारा से जो राब्ते हो रहे हैं ये कुछ फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं पीटीआई के लिए? कोई गेम बन गई है इनकी? देखिए मैं समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान को मिलना चाहिए उन लोगों के साथ जो नाला हैं, जो उनसे नाराज़ हैं, जो पार्टी के पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन से खुश नहीं है, और ये जो उनके जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे शौकत, जैसे पर खटक है या वो मुराद जो था जिन्होंने आउन के साथ बात की, मुराद के साथ अब मेरे ख्याल में ही शुड टेक अ डायरेक्ट थिंग, इसलिए कि आखिर वो पार्टी लीडर हैं और उनके जो कंप्लेंट्स हैं पार्टी के डायरेक्शन और पार्टी के मैनेजमेंट और गवर्नेंस के बारे में, तो बड़ी अच्छी बात होगी अगर वो मिले और एक दफ़े वो मिल ले, मेरे ख्याल में बहुत बेहतर एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलना चाहिए। जैदी साहब हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं। थैंक यू जैद साहब, आप कुछ बात कंप्लीट करना चाह रहे हैं और हिलाली साहब ने भी वैसे अच्छी एडवाइस दी है, उस पर भी कुछ कमेंट कर दें। जी बिल्कुल, हिलाली साहब ठीक कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबसे राब्ते में हैं सारे एमएनए से। आज जो शोकॉज भी इशू हुआ है, अगर आपको पता होगा उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि आप अभी से लेके 26 तारीख के 2 बजे तक जब भी आप चाहें आप प्राइम मिनिस्टर से मिलके अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपने आप को क्लियर कर लें। तो मतलब हम तो उनसे भी मिलने को तैयार हैं जो जाके वहाँ शायद उनमें से कुछ को शायद अगवा किया था या शायद खुद गए थे, वो उनकी मर्जी है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि एक बहुत बड़े साहब ने टीवी के ऊपर कहा कि वो कस्टडी में है। कस्टडी का मतलब क्या होता है? कस्टडी में तो लॉ एनफोर्समेंट की आता है, अगर कोई और इंसान कस्टडी में हो सिविलियन की, वो अगवा ही होता है, वो किडनैप होता है ना। तो मुझे नहीं पता, एक और साहब ने उनके कहा टीवी के ऊपर जी हॉर्स ट्रेडिंग हम करेंगे, माने ये तो वो बयानात दे रहे हैं। तो मेरी इलेक्शन कमीशन से भी दरखास्त है कि इस मुल्क में सेनेट इलेक्शन बिकता रहा, आप देखते रहे, ये तमाशे होते रहे, आप देखते रहे, कब हम ऐसे लेके आएंगे कि कानून के अंदर रह के सारा काम हो? क्योंकि अगर स्टेट की फोर्सेस इस्तेमाल करके ये काम करना तो कभी भी नहीं होगा। और आखिर में मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ जी, मुझे एक्चुअली बैठे बैठे दिमाग में एक शेर याद आ गया, तो अगर इजाजत दे तो मैं आपको शेर सुना लूं। जरूर प्रोग्राम का खत्म हो रहा है कि वो और ये सब के लिए जो भी ऑपोजिशन वाले हैं ना, उनके लिए भी है, शायद कुछ उनको मतलब समझ आ जाए, नहीं आए तो जफर हिलाली साहब से पूछ लें, वो समझा देंगे। इमरान भाई आप समझा दीजिएगा। यहाँ पे सब बड़े बाज़ौर लोग बैठे हुए हैं, ज़ैदी साहब आप इरशाद फरमाइए। वो कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि दागे सजूद घर तेरी पेशानी पे हो तो क्या, दागे सजूद घर तेरी पेशानी पे हो तो क्या, कोई ऐसा सजदा कर के जमीन पर निशान रहे, जिंदगी में अपनी लेगेसी छोड़ के जाएं। थैंक यू सो मच अली ज़ैदी साहब, सो नाइस ऑफ यू। लोग आपको अच्छे अल्फाजों में याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह होप टू सी यू अगेन इन आवर शो। थैंक यू साहब। एक बात मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, बार बार कोई ट्रम्प कार्ड की बात हो रही है, ये सिर्फ माइंड गेम की वजह से खेला जा रहा है कि कुछ है मेरे पास, आई हैव समथिंग, या वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कुछ अभी ऑप्शंस हैं जो उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं? अच्छा जी, अब मैं आपसे अर्ज करूँ, पहले तो अली ज़ैदी साहब का मैं कहूँ कि आज उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सारी गुफ्तगू की और अपना केस पेश किया, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ये शोकाज जारी हुए हैं वो इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि उनको अब अक्सरियत नहीं हासिल रही, क्योंकि ये नोटिस ही इसलिए जारी किए गए हैं कि उनको इस बात का यकीन हो गया है कि इन लोगों ने अब वोट उनके खिलाफ जाके देना है, इसलिए उन्होंने ये उनको, और अगर वो वापस आ जाएं नहीं आएंगे, आप देख लें, ये अब वापस नहीं आएंगे। इमरान खान साहब असूली तौर पे अब अक्सरियत खो चुके हैं अपनी पार्टी में भी। देखें अब हो क्या रहा है, आइन उनको इस बात की इजाज़त नहीं देता, ये जो मर्जी कहें, लेकिन आइन बाय द बुक अगर ये जाए ना तो उन्हें पता चल गया है तो हुकूमती लोगों को कि बाय द बुक वो ये अदम एतमाद वाली लड़ाई नहीं जीत सकते, इसलिए हुकूमत अब आईनी जुगाड़ की तरफ को वो देख, इसलिए कोर्ट गए। हाँ जी, ये जितने दावे हैं ना और जितनी ये चीज़ें हैं, ये इसलिए कि अपने वोटर को
इंटैक्ट करने के लिए, अपने वोटर का मोराल बुलंद करने के लिए और अगली लड़ाई की तैयारी के लिए ये अदालत में जाना इसीलिए कि अगर अदालत में उन्हें देखें, बाबर अवान साहब जैसे लोग जो है ना, वकील, हर कामयाब वकील वो होता है जो ऐसे नुक्ते निकाल ले जिससे केस को लिंगर ऑन किया जा सके। और बाबर अवान साहब जो हैं वो और उनके साथी बहुत से ऐसे हैं जो इस तरह की कोशिश करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुझे उस मूड में नहीं लगती कि इसको ज्यादा लंबा करे। देखिए जो दरखास्त आई और आज उस जो बात हुई तो उन्होंने, अदालत ने फौरी तौर पे इनको सबको नोटिस जारी कर दी और पीर को उसकी समाअत है, इसलिए मुझे लगता है फैसला आ जाएगा जल्दी। चलिए इसके हवाले से मजीद भी हम राय जानेंगे, कानूनी और आईनी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो खास तौर पर थोड़ा आईनी और कानूनी मामलात पर फोकस करेंगे ब्रेक के बाद। सदर साहब आइन के आर्टिकल 186A के तहत रेफरेंस भेज रहे हैं। 2 क्वेश्चन उस रेफरेंस में रेज किए जाएंगे। एक जजमेंट है जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब 5 रुकनी बेंच के सरबराह थे, उस जजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स तय किए गए हैं, जहां पे आर्टिकल 62-63 में अरसा नहीं लिखा हुआ नाअहली का, वहां पे लाइफ टाइम नाअहली है। जो लोग डिफेक्शन करेंगे उनके लिए अभी भी वक्त है। तो जनाब, सियासी जंग को अब आईनी और कानूनी जंग में भी तब्दील किया जाएगा। अदालतें अभी तक इस मामले से बाहर थीं जब से सियासी अदम इस्तेहकाम हम देख रहे थे मुल्क में, अब वो भी इसमें शामिल कर ली गई हैं। तो क्या फैसला आ सकता है इस हक में या खिलाफ, इस पर बात करते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं शाह खावर साहब जो कि आईनी एक्सपर्ट भी हैं, उनसे बात करते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम भी कर चुके हैं, तो अच्छा उनका एक्सपीरियंस है इस हवाले से। शाह खावर साहब, थैंक यू सो मच, आपने आज पे हमें वक्त दिया। शाह खावर साहब, जो बाबर अवान साहब बात कर रहे हैं उसके रद्दमल में आप क्या कहेंगे? क्या वाकई आर्टिकल 63A की वजाहत की तशरीह की ज़रूरत है डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत के हवाले से भी, और फिर डिस्क्वालिफिकेशन कब इम्पोज की जाएगी, बिफोर द वोट एंड आफ्टर द वोट? देखिए जी, बाबर अवान साहब खुद बहुत बड़े माहिर कानून हैं, उनकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन जो है वो होगी, लेकिन मेरी जो नाकिस राय ये है कि आर्टिकल 63A जो है वो इतना वाज़े है कि उसमें कोई भी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट से या उनसे गाइडेंस लेना जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इतना कोई साहिब मशवरा है। उसकी वजह ये है कि ये जो आर्टिकल 63A है ये एक पीनल प्रोविजन है, तादीबी कार्रवाई है। तादीबी कार्रवाई तब है कि कोई शख्स जो है, जो MNA है या मेंबर सेनेट है या सूबाई असेंबली का मेंबर है, वो अगर अपनी पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो है वो अगेंस्ट वोट देता है या अब्सटेन करता है, तो उस सूरत में जो लीडर ऑफ द पार्टी है वो उसको एक नोटिस देगा, शो कॉज नोटिस के तुमने डिफेक्शन की है, तुमने फ्लोर क्रॉस किया है, और अगर वो उसका तसल्ली बख्श नहीं होगा तो फिर वो रिकमेंड कर सकता है कि इसको जो है वो नॉन सीट किया जाए, और वो फिर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को या जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसको भेज देगा, और वो 2 दिन के अंदर अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेंगे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर 30 दिन के अंदर अंदर उसको इलेक्शन कमीशन में प्लेस करके तो वहां पे वो उसकी जो है तस्दीक करेंगे। तो ये जो कार्रवाई है ये तो तादीबी कार्रवाई है। एक ऐसा शख्स जो कि एक पार्टी से मुंतखब हुआ है और वो अपनी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट दे रहा है, तो उसके नतीजे में उसके लिए सजा मुतय्यन की गई है। ठीक है, तो क्लैरिटी है आपके ख्याल से इसमें? अच्छा खावर साहब, फिर इसका मतलब ये है कि जैसे आप फरमा रहे हैं उसके मुताबिक तो फिर इसमें कोई तशरीह तलब बात नजर ही नहीं आती। देखिए, मैं बिल्कुल आपको एक बड़े अफसोस से एक बात कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट एम्बेरस होगी। मेरी आप बात आज लिख लीजिए। देखिए, जिस तरीके से जो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक गलत गाइडेंस से, गलत मशवरे से भिजवाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका आंसर ये किया था कि वो जो आर्टिकल आइन का है वो बड़ा वाजे है। उसमें वाजे तौर पे सिर्फ 2 सूरतों में, एक वजीर आजम और वजीर आला का इलेक्शन शो ऑफ हैंड से हो सकता है, बाकी सीक्रेट बैलेट से होगा। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट को जो है अजीमत का। शाह खावर साहब, इस वाले आर्टिकल में एक क्लैरिटी और जा रही है हुकूमत के, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी इस रूल के तहत, वो क्या अगले इलेक्शन तक होगी, परमानेंट होगी, लाइफ टाइम होगी, कितनी देर के लिए होगी?
देखिए, आर्टिकल 62, आर्टिकल 63 में वाजे किया गया है कि किस जो है ओमिशन की क्या सजा होगी। जैसे आर्टिकल 62(1)(f) है, अगर कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं रहा और ऐसा किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको डिक्लेयर कर दिया है तो उसकी तो लाइफ टाइम जो है वो, जैसे नवाज शरीफ साहब को ही, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 63 में कुछ नाअहलियां ऐसी हैं, जैसे किसी को सजा हो जाए, वो 5 साल सजा कंप्लीट होने के बाद फिर अहल हो जाता है। इसी तरह और भी कुछ चीजें हैं जो कि वक्त के साथ अहलियत वेरी कर रही दोबारा हो जाती है। अच्छा, एक और छोटा सा जवाब दे दीजिएगा शाह खबर साहब कि क्या मुल्क का आइन किसी कौमी हुकूमत की तश्कील की गुंजाइश देता है? देखिए, कौमी हुकूमत की तो गुंजाइश ऐसा सच नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्लिमानी पार्टियां जो हैं वो मिल के अपर एक कोलिशन गवर्नमेंट बना लें, जैसे कि मखलूत हुकूमत जैसे बनती है, ठीक, तो उससे तो वो बन सकती है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बिफोर इलेक्शन तो ऐसा नहीं हो सकता ना। एक चीज मैं आपको वादे कर दूं कि आर्टिकल 63A जो है उसके तहत जो नाअहली है वो सिर्फ उस वक्त तक है जब तक उसने वोट दिया है। वो इमीडिएटली उसके बाद जो नॉन सीट अगर होगा तो उसके बाद जो बाय इलेक्शन होगा या जनरल इलेक्शन होगा उसमें वो बिल्कुल हिस्सा ले सकता है, बतौर आजाद उम्मीदवार भी और बतौर किसी और पार्टी के उम्मीदवार के भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह खबर साहब, थैंक यू सो मच। बिल्कुल लास्ट मिनट है हमारे पास, अगर कोई शॉर्ट कमेंट है, आपको लगता है फिर अदालत में कोई सुनवाई होगी इनकी? देखिए, जिस तरह से शाह खबर साहब कह रहे हैं, मैं खुद समझता हूँ कि ये इतना क्लियर है। मेरी भी जिन माहिरीन ने उनसे बात हुई है कानून के लोगों से, उनके ख्याल में हुकूमत जो है वो सिर्फ टाइम गेन करने के लिए ये कर रही है, उन्हें इसमें से मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और अब हम आपसे इजाज़त ही चाह सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे और जाहिर है कि इस हवाले से भी मज़ीद भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर बात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।